इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटेट के टीजीटी साइंस में जो हमारा बायोलॉजी का पोर्शन होता है उसके पीवाईक्यूज कहाँ से कहाँ तक 2018 से 2023 तक। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सिर्फ एमसीक्यूज ही नहीं करेंगे, इनके साथ साथ जो इनके साथ लगने वाले कंसेप्ट होंगे वो भी करेंगे। So first question is which one of these pair is exclusively a vestigial organ of human? सबसे पहले तो what are vestigial organs? ये वो organ होते हैं जो हमारे ancestors में होते हैं, ancestors में थे, उनके किसी यूज के थे, लेकिन इस जनरेशन में अभी इतने यूज के नहीं है। तो सबसे पहले जब आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं उनमें से आप उनको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा। चलो फर्स्ट ऑप्शन है नहीं पता, सेकंड ऑप्शन इसमें सबसे प्री मोलर दिख रहे हैं, तो हर किसी को पता है कि जो हमारे टीथ होते हैं उसके 4 पोर्शन होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स, मोलर्स। तो ये तो अभी भी हमारे यूज के हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको कट कर दीजिए। उसके बाद है इंटरकोस्टल मसल, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा, हेल्प करती है, रिब्स के नीचे होती है डायफ्रेम को मेंटेन करने के लिए। तो इन दोनों में से उसके बाद है फेशियल हेयर, ये भी होते हैं, तो प्यूबर्टी का पार्ट है, ये कैसे हो सकते हैं? तो आंसर इज कोक्सिक्स एंड पीला मसल्स। अब ये क्या काम होती है, कोक्सिक्स किस में काम आती थी? ये होती थी टेल बोन, जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनकी टेल बोन होती थी, लेकिन अब ये किसी काम की नहीं है। यहाँ अभी भी आप सिर्फ एक पॉइंट की तरह रह गई है, जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसके नीचे। और जो पीना मसल है ये क्या काम करती है? ये ईयर के एक्सटर्नल पार्ट में होती है। ये पहले के टाइम में ज्यादा यूज की थी एंसेस्टर्स में। वो क्या करते थे, उनको हंट करना होता था, उनको बहुत सारी वॉइसेस सुननी होती थी, तो उसके लिए उनके काम आती थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साथ साथ में आपको यहाँ पे आंसर भी दिए हुए हैं और इनकी प्रॉपर डिटेल्स भी दी हुई हैं। उसके बाद है द एसेंशियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर्स आर। फ्लावर के जो 4 पार्ट होते हैं सबको पता है, आपको ना दो दो नेम है इनके। कैलिक्स है, इसको हम सेपल भी बोलते हैं, है ना। कोरोला है, इसको हम पेटल बोलते हैं। एंड्रोशियम है, ये हमारा स्टेमन होता है। और जो हमारा गाइनोशियम है ये हमारा पिस्टिल होता है। पिस्टिल हम इसको कह सकते हैं या फिर हम इसको कार्पल कह सकते हैं। ये दोनों नेम होते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। देखो यहीं से समझ लिए, फ्लावर वैसे 2 टाइप के भी हो सकते हैं हमारे, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल किस बेस पे होंगे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जिस भी फ्लावर के अंदर जो ये स्टैमन है और पिस्टल है ये दोनों होंगे, जिसके अंदर ये दोनों होंगे वो फ्लावर होगा हमारा बायसेक्सुअल। जैसे हम एग्जाम्पल, जैसे गुड़हल का फूल सबने देखा होगा, हिबिस्कस, हिबिस्कस वाला प्लांट जो होता है, ठीक है, ये हमारा होता है बाइसेक्सुअल प्लांट। उसके बाद है हमारा यूनिसेक्सुअल प्लांट, कि जिसके अंदर आइदर स्टैमन होगा और पिस्टिल होगा, दोनों में से एक होगा, मतलब अलग अलग होंगे। एक प्लांट होगा जिसमें फ्लावर होंगे, उस फ्लावर के पास ओनली स्टैमन होगा, और एक फ्लावर होगा उसके पास ओनली पिस्टिल होगा। एग्जाम्पल आप पपाया का याद कर सकते हैं। और आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल गिवन है, जो जो एग्जाम्पल आपके गिवन है वो एज इट इज आते हैं पेपर में। हिबिस्कस आप बाइसेक्सुअल के लिए याद रख सकते हैं, और पपाया आप यूनिसेक्सुअल के लिए याद रख सकते हैं। उसके बाद है कैलिक्स और करोला। कैलिक्स और करोला यानी कि सेपल्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, लीव्स इसकी ग्रीन होती है, पेटल होता है, ये कलरफुल होती है। ये किस लिए काम आते हैं ये पूछा जा सकता है आपको, असर्शन और रीजन में करके पूछा जा सकता है। ये अट्रैक्ट करने के काम आती है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के काम आती है। उसके बाद एसेंशियल पार्ट कौन से होते हैं? देखो फ्लावर का काम क्या है, फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो फ्लावर है, फ्लावर के बाद जो हमने बनाना है, सीड बनेगा या फ्रूट बनेगा, बनेगा या फ्रूट बनेगा, उसके लिए फ्लावर नेसेसरी है। तो सीड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, और फर्टिलाइजेशन के लिए हमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट चाहिए। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो स्टेमन होता है ये फ्लावर का मेल पार्ट होता है, जो गाइनोशियम होता है ये फीमेल पार्ट होता है। यही दोनों एसेंशियल पार्ट होते हैं। तो सी एंड डी विल बी राइट आंसर। यहाँ पे देखो दिए भी हुए हैं। उसके बाद आता है इन फ्रॉग देर आर कार्डियक मसल्स विच कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स। किस कौन से फाइबर्स से की बनी हुई होती है? पुरकेंजे फाइबर्स की बनी हुई होती है। ये हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होते हैं, जिसके बाद ही हमारा क्या होता है, जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है ना, कार्डियक साइकिल होता है, ये इसके बाद स्टार्ट होता है। अब ये अदर ऑप्शंस इनके बारे में पता होना चाहिए, क्या पता इनसे क्वेश्चन बन जाए।
जो मायोनीम्स होते हैं ये क्या होते हैं, जो सिंगल सेल्स हमारे यूकैरियोट्स होते हैं ना, यूकैरियोट्स होते हैं, उसके अंदर होते हैं। उसके अंदर कैसे होता है, एक मान लो एक वर्टिसेला का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, उसकी ऐसे एक टेल सी होती है, वर्टिसेला। सिंगल सेल होते हैं ये, सिंगल सेल। तो उसमें ये एक एज ए फिलामेंट की तरह काम करता है। आप इसको प्रोटीन फिलामेंट भी कह सकते हैं, प्रोटीन फिलामेंट। लेकिन ये काम क्या करता है, इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, इसको शेप चेंज करने के लिए बार बार हेल्प करता है। उसके बाद टीलोडेंड्रिया। अगर आपको कुछ भी ना पता तो डेंड्रिया वर्ड से आपको ये पता होना चाहिए कि डेंड्रोन्स, डेंड्रोन्स आपने एक्सोन में पढ़े होंगे, है ना। हम ऐसे ऐसे करके कुछ एक्सोन का एक डायग्राम बनाते हैं। तो जो एक्सोन का जो लेटर वाला पार्ट होता है ना, जो बाद वाला पार्ट होता है, उसमें से जो डेंड्रोन्स निकलते हैं उनको ही हम बोलते हैं टीलोडेंड्रिया। ये टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं। क्या काम करती है, ये क्या लेकर जाती है, सिग्नल लेके जाती है। ये क्या करेंगे, चलो सिग्नल यहाँ पे तो मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, सिग्नल एक साथ मल्टीपल सेल्स को दे सकता है। उसके बाद कोलमने कार्निया, ये किस काम आता है, जो हमारा वेंट्रिकल होता है, जो हमारा वेंट्रिकल होता है, सबको पता है हार्ट के ऐसे चार पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। जो नीचे वाले होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं, जो इसके इनर वाला हिस्सा होता है ना, यहाँ पर ये होते हैं। क्या काम करते हैं, इनका काम क्या होता है, ब्लड को पुश करना बॉडी में, है ना। तो पुश करने के लिए काम आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मलेरिया द प्रोडक्ट कोजिंग द चिल एंड फीवर। मतलब मलेरिया सबको पता है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो मलेरिया है, मलेरिया का कोजिंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। उसमें एक मॉस्किटो भी मिल सकता है आपको कि फीमेल एनाफ्लिस से होता है। नहीं, मॉस्किटो से नहीं होता, मॉस्किटो से नहीं होगा। आपको इसके किसके लिए लिखना है, ये होता है प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ का नाम क्या है हमारा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम। और मॉस्किटो क्या काम आता है हमारे, मॉस्किटो हमारे काम आता है, इसको, जो हमारा प्लाज्मोडियम है ये खुद ब खुद तो नहीं जा सकता, ये इसके कैरियर का काम करता है। किसका काम करता है, कैरियर का काम करता है। हाँ, तो आप बोलेंगे कि जो मलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म तो होता है प्लाज्मोडियम, और ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। और मॉस्किटो, सेकंड स्पेलिंग गलत हो गया। मॉस्किटो क्या काम आता है, मॉस्किटो एज अ कैरियर काम आता है। ठीक है, ये याद होगा। उसके बाद चिल एंड फीवर, मलेरिया में बहुत तेज बुखार होता है, वो किसकी वजह से होता है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पता होगा, होता है हीमोजेन की वजह से। लेकिन क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जा सकता है हीमोजेन से, कि जो मलेरिया होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है, जो अपनी ये साइकिल होता है, जो इसकी साइकिल होती है, ये दो स्टेजेस में पूरी करता है। दो स्टेजेस में कैसे पूरी करता है, हाफ स्टेज इसकी होती है होस्ट में, और हाफ स्टेज होती है इसकी मॉस्किटो में। इसकी किसी भी स्टेज से क्वेश्चन बन सकता है, आप इसको ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले मॉस्किटो का एमओएस लिख देते शॉर्ट में। मॉस्किटो सबसे पहले बाइट करेगा, बाइट करेगा। बाइट करने के बाद ये क्या करेगा, बाइट करने के बाद बॉडी में ही छोड़ेगा स्पोरोजोइट्स। क्या जोड़ेगा, स्पोरोजोइट्स। मैं डायग्राम से नहीं बना रही हूँ, डायग्राम से टाइम लग जाएगा, मैं लिख के आपको स्टेजेस बता रही हूँ खाली। स्पोरोजोइट्स के बाद क्या होगा, जो स्पोरोजोइट्स होंगे चल के कहाँ तक जाएंगे, ये लीवर के पास जाएंगे। जब ये स्पोरोजोइट्स लीवर में जाएंगे, वहां पर ये मतलब अपने जो सेल्स है उनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर वहीं पर एक स्टेज बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं शीजोन स्टेज। कौन सी स्टेज, शीजोन से। पूछ सकते हैं कि ये वाली जो स्टेज होती है कहाँ होती है, इसको आप याद रखिएगा, ये लीवर में। लेकिन एक स्टेज 6 से 15 दिन के बाद मतलब ये इसको करेगा, इंक्यूबेशन पीरियड है। उसके बाद क्या होगा, ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद इसके अंदर से जो निकलते हैं उनको हम बोलते हैं, वो वाली स्टेज होती है मीरोजोइट। कौन सी, मीरोजोइट। अब ये क्या करेंगे मीरोजोइट, अब ये जाएंगे आरबीसी में। कहाँ जाएंगे, आरबीसी में। अब ये आरबीसी को इन्वेड करेंगे, अभी आरबीसी के अंदर होंगे, वहां पर अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब ये अपना नंबर बढ़ाएंगे आरबीसी में, तब जो इसकी स्टेज होती है उसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट। क्या बोलते हैं, ट्रोफोजोइट। अब जो भी ट्रोफोजोइट है, ये पूछ सकते हैं ट्रोफोजोइट स्टेज कहाँ आती है, ट्रोफोजोइट स्टेज आती है जब ये आरबीसी के अंदर अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। अब एक टाइम आएगा जब यहाँ पर भी इनका काम हो जाएगा, फिर ये यहाँ से भी रप्चर होंगे। जब ये यहाँ से निकलेंगे, निकलेंगे क्या बोलेंगे तो इनको मीरोजोइट्स ही। ठीक है, ये मीरोजोइट्स थे जो आरबीसी में गए थे, वहां जो स्टेज होते हैं उसको स्पोरोजोइट बोलते हैं। तो भी ये निकलेंगे।
अब जब ये निकलेगा इसके साथ में निकलता है यहाँ से क्या, हीमोजोइन, क्या निकलता है, हीमोजोइन, हीमोजोइन निकलता। और जो ये वाली स्टेज होती है ना, जो मीरोजोइट होते हैं, जो ट्रोफोजोइट स्टेज आते हैं आरबीसी में, किस पर फीड करना शुरू कर देते हैं, जो आरबीसी के अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, एचबी होता है, उसके ऊपर फीड करना शुरू कर, ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेज होती है जिसमें, जो स्पोरोजेट की वो कौन सी स्टेज है जिसमें वो आरबीसी के हीमोग्लोबिन पर फीड करना शुरू कर देते हैं, मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ निकलता है ये हीमोजोइन। और साथ में जो ये मीरोजोइट्स निकलते हैं, ये साथ में निकलते हैं, लेकिन इस स्टेज को भी हम मीरोजोइट्स ही कह सकते हैं। मीरोजोइट कह लो, स्पोरोजोइट कह लो। उसके बाद ये जाते हैं किसमें, उसके बाद ये जाते हैं मॉस्किटो के अंदर, फिर मॉस्किटो की गट में होते हैं, गट में जाते हैं। लेकिन जब ये जाते हैं, यहाँ पर इनमें से अभी तक जो चल रहा था ये एसेक्सुअल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ गैमेट्स बन जाते हैं, इनमें से कुछ जो होते हैं स्पोरोजेट्स वो गैमेट बन जाते हैं। वही जो गैमेट होते हैं फिर से बाइट करेगा वो उसको, मॉस्किटो किसी होस्ट को, फिर वो इसके गट में जाएगा, गट में होगा क्या, फर्टिलाइजेशन। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर ये वहां से रप्चर होके फिर ये आ जाते हैं मॉस्किटो के सलाइवा में। और सलाइवा में फिर से, स्पेलिंग गलत लिखती है सॉरी, सलाइवा में आ जाते हैं। और सलाइवा में किस फॉर्म में होंगे ये, स्पोरोजोइट की फॉर्म में। फिर से ये साइकिल चलती रहेगी, मतलब आपसे कोई से भी स्टेज इसकी पूछी जा सकती है। हिम- उसके बाद आता है हमारा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन सबको पता होना चाहिए भाई, डिफोरेस्टेशन क्या होता है। डिफोरेस्टेशन, डी का मतलब होता है उसको हटाना, यानी पर फॉरेस्ट थे उनको हमने हटा दिया, यानी फॉरेस्ट को हमने खत्म कर दिया। एक और इसके साथ फॉर्म आ सकती है, वो होगी रीफोरेस्ट्रेशन। रीफोरेस्टेशन, री मतलब अगेन फिर से पेड़ों को लगाना। कि क्या रिजल्ट नहीं होगा, डिक्रीज इन रेनफॉल। भाई फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा। आपसे नेक्स्ट में इसी तरह के असर्शन रीजन के साथ पूछा जा सकता है। इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन नहीं होगा तो रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन सोइल इरोजन। सोइल इरोजन में इंक्रीज होगा क्या, बिल्कुल होगा। लेकिन कैसे होगा, कि जो कोई भी ट्री होता है और उसकी जो रूट्स होती है, उसकी जो रूट होती है वो बाइंड करके रखती है सोइल को। अगर ट्री ही नहीं होगा, यहाँ से आप ट्री को काट देंगे तो सोइल इरोजन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल, ये कैसे होगा, नहीं ये तो डिक्रीज होगा। मान लो यहाँ पर पानी आया, तो सोइल ने बाइंड, सोइल जैसे बाइंड हुई तो जो पानी आया, बारिश हुई थी कुछ भी, तो ये अब्जॉर्ब करेंगी ना रूट उसको, थ्रू जो सोइल होगी, पानी ग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड वाटर के पानी का जो लेवल होगा वो तब बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इनको, तब बढ़ेगा जब का क्या होंगे, यहाँ पर प्लांट्स होंगे। अगर प्लांट्स नहीं होंगे, अगर प्लांट्स नहीं होंगे, फिर कैसे होगा, फिर तो जो ग्राउंड वाटर पानी होगा वो डिक्रीज होना चाहिए। तो यही हमारा आंसर है। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ये तो है ही, इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, here is the आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो स्पर्मेटिड्स होते हैं दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ, ये इनमें से आपसे कोई सा भी प्रोसेस पूछा जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, जैसे जो जो स्पर्मेटिड होते हैं, स्पर्मेटिड होते हैं, ये रो फॉर्म होती है स्पर्म की। ये जब मैच्योर होते हैं, पूरा मैच्योर होके जब एज अ स्पर्म सेल ये निकलते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि पूरा होल प्रोसेस स्पर्म के डेवलपमेंट का, उसको तो हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस में फिर अलग अलग टर्म आती हैं, क्या क्या टर्म्स आती हैं, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होती है, जब ये स्पर्मेटिड, जब जब ये स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ में। ये वाली स्टेज होती है स्पर्मियोजेनेसिस की। फिर स्पर्मिएशन क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ यानी कि जो स्पर्म होते हैं, जब वो फाइनली रिलीज हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज हो जाते हैं, फिर एपिडाइमस से ये बाहर आ जाते हैं इसके थ्रू। तो सारे प्रोसेस याद, कंफ्यूज नहीं होना। स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ होल प्रोसेस, ये इसके अंदर आते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होना। स्पर्मिएशन ये सबसे छोटा है, याद रख लो कि सबसे छोटा ही नेम वाला है, सबसे लास्ट स्टेप है, ये लास्ट स्टेप है। कि जब स्पर्म फाइनली बन गया, उसके रिलीज होने को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है।
उसके बाद है स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल अटैच टू द काइनेटोकोर्स ड्यूरिंग, ये अलग अलग स्टेज है। ये किसकी स्टेज है? ये मियोसिस की स्टेज है। मियोसिस होता है एक हमारा, माइटोसिस होता है। कहते हैं पूछा जा सकता है इक्वेशनल डिवीजन किसको बोलते हैं? इक्वेशनल जो डिवीजन होती है, यानी कि बराबर नंबर में क्रोमोसोम बनते हैं, वो माइटोसिस को कहते हैं, ये याद रखना है। और जो मियोसिस होती है उसको हम कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। कौन सी डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। इसमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, इसमें सेम रहता है क्रोमोसोम नंबर। मैं शॉर्ट में लिखूं तो जल्दी लिखा जाएगा। क्रोमोसोम्स नंबर। तो कौन सा वो फेज होता है इसमें काइनेटोकोर्स अटैच होते हैं? देखो इसके अलग अलग फेज होते हैं। जो सबसे पहला फेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोफेज। प्रोफेज फर्स्ट फेज होता है, उसके अंदर ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बनने लगते हैं। प्रोफेज के बाद आता है हमारा मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है? मान लो ये हमने एक सेल कंसीडर किया है, ये इसको बीच का हम सेंटर मान लेते हैं। ये जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, जो हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं, ये जो हमारी मिडल प्लेट होती है, ये इसके चारों तरफ अलाइन हो जाते हैं। और जो काइनेटोकोर्स होते हैं, इसके जो ये सेंटर होते हैं यहाँ अटैच हो जाते हैं थ्रू स्पिंडल फाइबर। थ्रू स्पिंडल फाइबर, ताकि ये हाफ हाफ हो सके। तो ये वाली स्टेज होती है हमारी मेटाफेज। ठीक है, क्लियर है आपको? और सबसे लास्ट एक वर्ड पूछा जाता है साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस। जब लास्ट वाली फेज आता है हमारा, जो लास्ट में टीलो फेज आता है हमारा, टीलो फेज में क्या होता है? ये एक सेल है, ये अलग अलग बनने लगते हैं। अलग अलग यानी कि जो ये साइटोप्लाज्म है ना, इसकी भी डिवीजन होके, इसकी भी जब डिवीजन होगी तभी तो ये अलग अलग सेल बनेगी। ये वाला प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस। ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये अपोजिट फोल्स पे अटैच हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं अडेप्टेशन फॉर जीरोफाइट। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए व्हाट आर जीरोफाइट। जीरोफाइट्स वो होते हैं जो जहां पर लो वाटर लेवल होता है, लो वाटर कंडीशन जहां होती है, वहां पर अडेप्ट हो सके, मतलब वहां रह सके, वो जीरोफाइट्स प्लांट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कैक्टस होता है, मान लो रेगिस्तान जैसे, डिजर्ट जैसी कंडीशन आप सोच सकते हो। अडेप्टेशन, अब जो जहां रहता है उसको वहां के जैसा बनना पड़ेगा ना। वहां पे पानी कम है तो अब इस प्लांट को इस तरह से बनना पड़ेगा कि इसके कम पानी में रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो कौन कौन सी अडेप्टेशन जरूरी है, कौन कौन सी नहीं? ये सारी टर्म इस तरीके से और अलग अलग तरीके से भी एक एक टर्म का नाम देके पेपर में पूछा जा सकता है। व्हाट इज क्लोरेनकाइमा? क्लोरेनकाइमा एक टाइप की पैरेनकाइमा सेल होती है, पैरेनकाइमा सेल्स होती है। और ये इनके पास क्या होता है, नाम ही बता रहा है क्लोरेनकाइमा, यानी इनके पास क्या होता है? इनके पास होता है क्लोरो क्लोरोफिल। इनके पास होता है क्लोरोफिल, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, और इनके पास बड़े बड़े वैक्यूल होते हैं, बिग वैक्यूल होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना। अब देखो पैरेंकाइमा, फोटोसिंथेसिस तो चाहे वो डेजर्ट में रह रहा हो प्लांट, चाहे वो हील पे हो, चाहे वो प्लेन पे, उसको करना पड़ेगा। तो ये अडेप्टेशन तो नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद है स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा क्या करता है? स्क्लेरन काइमा बेसिकली प्लांट जो सेल्स होती है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन रखता है। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप का होता है स्क्लेरन काइमा। और ये याद रखना, जो पैरेंट काइमा सेल होती है वो लिविंग सेल होती है, ये आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं। और जो स्क्लेरन काइमा सेल्स होती है वो डेड सेल होती है। इनको सपोर्ट ही, स्ट्रक्चर ही तो करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसको लिविंग होने के लिए उसको प्रोसेस थोड़ी करना जो उसको लिविंग होना पड़ेगा। तो याद रख सकते हैं ये डेड सेल होती है। फर्दर फाइबर्स और स्क्लेरिड्स होते हैं। ठीक है, फाइबर्स में आप एग्जांपल याद रख सकते हैं जूट वाला, और स्पिरिट्स में याद रख सकते हैं जो नट्स होते हैं हमारा, जो अखरोट होता है उसके ऊपर वाला। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है, एज इट इज पेपर में पूछा जाएगा। और जैसे जो गवावा है, उसके जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उसमें स्क्लेरिड्स होते हैं, तो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स होती हैं। ठीक है, तो इसकी भी रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट तो हर प्लांट को चाहिएगा, चाहे वो कहीं पे भी। उसके बाद है वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर क्या होती है? मान लो ये लीव है, ठीक है, ये लीव के ऊपर की जो लेयर होती है ना, वैक्सी कोटिंग होती है, इसको क्यूटिकल भी कह सकते हैं। क्या करती है? लीव के अंदर से प्लांट जाने की कोशिश करता है, इवेपोरेट करने की कोशिश करता है, करेगा।
अब अगर ये वैक्सी लेयर नहीं होगी तो ज्यादा पानी जाएगा स्टोमेटा में से। तो क्या हम यहाँ पे पानी जाना अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पहले ही पानी कम है। तो ये अडेप्टेशन तो जरूरी है, ये भी चाहिए। उसके बाद आते हैं एरनकाइमा। एरनकाइमा वो सेल्स होते हैं जिसके बीच में क्या होते हैं? एयर स्पेस होते हैं। एयर स्पेस होते हैं। एयर स्पेस क्यों होते हैं? गैस के एक्सचेंज के लिए होते हैं, और वाटर के ट्रांसपोर्ट में भी काम आते हैं। तो क्या यहाँ पे एयर स्पेस वाटर का ट्रांसपोर्ट है? क्या करेंगे जब बेचारों के पास पानी ही नहीं है? है क्या पानी? नहीं है पानी। तो इसका आंसर होगा एरन काइमा। तो अगले पेपर में पूछ सकता है कि एरन काइमा कहाँ, कौन से प्लांट में होना चाहिए, कौन से प्लांट को अडॉप्ट होना पड़ेगा इसके लिए, जो पानी में होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स यानी कि जो प्लांट्स में होते हैं, और ये इसको प्लांट को बुयोंसी प्रोवाइड करते हैं, इसको फ्लोटिंग में भी हेल्प करते हैं ये। क्लियर है आपको? देखो आपके एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर भी आपके लिए गिवन है। उसके बाद है हाउ मैनी इफेक्टिव कोडोन्स ऑफ फॉर अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। अमीनो एसिड्स क्या करते हैं? सबसे पहले तो अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है वही बनाती है क्या? प्रोटीन। ये पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का जो मेन कंपोनेंट क्या होता है? वो अमीनो एसिड। फिर पूछ सकते हैं अमीनो एसिड्स किससे बना होता है? बीच में एक कार्बन होता है, एक होता है इसमें अमीनो ग्रुप। क्या होता है इसके अंदर? एक अमीनो ग्रुप होता है, एक होता है इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक। ये पूछ सकते हैं ये वाला ग्रुप जो होता है ये बेसिक होता है, और ये वाला जो ग्रुप होता है इसका एसिडिक होता है। एक इसके ऊपर हाइड्रोजन होता है और एक आर। इस आर का मतलब है ये कार्बन की कोई भी चेन हो सकती है। तो ये है स्ट्रक्चर किसका? ये स्ट्रक्चर है एक अमीनो एसिड का। फिर पूछ सकते हैं टोटल कितने अमीनो एसिड्स है? टोटल 20 अमीनो एसिड्स है। दो टाइप के अमीनो एसिड्स है, कौन कौन से? असेंशियल, ये पेपर में आते हैं, असेंशियल और नॉन असेंशियल। अब असेंशियल मतलब जरूरी, नॉन असेंशियल मतलब जरूरी नहीं है। देखो जरूरी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये नॉन असेंशियल है तो इसका मतलब इनको क्या कर रही होगी? इसको बॉडी बना रही होगी। ये मत याद रखना कि एसेंशियल नहीं है तो बॉडी नहीं बना रही होगी। ऐसे सोचो कि बॉडी इनको खुद ब खुद बना रही है, इसलिए हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए काम के नहीं है, पैसे नहीं लगाने इन पे। ठीक है। और एसेंशियल है, उसको बॉडी फॉर्म नहीं कर सकती तो उसको बाहर से लेना पड़ेगा। एक आध एग्जाम्पल आप इनके याद भी रख सकते हैं। नॉन एसेंशियल में क्या होंगे? नॉन एसेंशियल में जैसे हो सकते हैं हमारे ग्लाइसिन का एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं, सीरीन का पूछ सकते हैं, है ना। ग्लूटामिक एसिड भी इसमें आ सकता है। उसके बाद जो एसेंशियल है उसमें आप किसका याद रख सकते हैं? उसमें आप वेलिन का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ये बॉडी नहीं बनाती, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वेलिन का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, लाइजीन का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद इसने पूछा कोडोन के लिए। अब ये कोडोन कहाँ है अमीनो एसिड्स में? सबको पता है अमीनो एसिड की चेन मिलके प्रोटीन बनाना, यानी राइबोसोम्स जब अपना काम शुरू करता है तो अमीनो एसिड एक एक करके चाहिएगा तो प्रोटीन बनाएगा। टोटल ये 20 है। इनको जोड़ के तोड़ के कितने टोटल बनाए जा सकते हैं? टोटल तो बनाए जा सकते हैं, देखो वर्ड कंफ्यूज मत हो ना। टोटल 64, बट इसने लिखा इफेक्टिव यानी कि जो काम करेंगे। टोटल 64 होते हैं, उसमें से जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं? स्टॉप कोडोन होते हैं। मतलब इसने चेन बना बना के प्रोटीन बनाना ना। मान लीजिए जो 61 आंसर, तो देखो इसको हो जाएगा 61 जो इफेक्टिव काम करे। 3 है वो स्टॉप करने का काम करेंगे। ठीक है। और स्टॉप कोडोन है, स्टॉप कोडोन पूछ सकते हैं पेपर में आपसे क्या होते हैं, इनको तो आपको एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा। UAA होता है, UAG होता है स्टॉप कोडोन, और UGA, इनको जरूर याद रखना। ये स्टॉप कोडोन है, पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कोई भी चार आपको कोडोन देके इनमें से कौन सा स्टॉप कोडोन नहीं है या कौन सा स्टॉप कोडोन है। और एक वर्ड होता है, ये भी प्रीवियस पेपर में आया, डी जनरेट पोस्ट, डी जनरेट। कह देते हैं कि जो अमीनो एसिड के कोडोन होते हैं वो डी जनरेट होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि एक से ज्यादा जो कोडोन होंगे, मोर देन वन कोडोन, मोर देन वन कोडोन, वो किसके लिए कोड कर सकते हैं? अमीनो एसिड, यानी एक अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडोन से बन सकता है। और ये यूनिवर्सल वर्ड पूछ सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब है कि जो कोई कोडोन एक अमीनो एसिड बना रहा है तो हमेशा ही वो वही वाला अमीनो एसिड बनाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? और एक और छोटी सी चीज याद रखने को और पेपर में आती है, ये UAG ये सब क्या है? सबको पता है न्यूक्लियोटाइड्स है, 4 टाइप के होते हैं। 4 होते हैं ना टोटल न्यूक्लियोटाइड। दो केसेस में डिवाइड होते हैं, प्यूरिन्स में और पिरीमिडीन में।
पिरीमिडिन्स में, प्यूरिन्स में कौन से आते हैं हमारे, ए और जी आते हैं। ठीक है, और इसमें कौन से आते हैं हमारे, इसमें आते हैं हमारे टी और सी। टी या थाइमिन होता है, थाइमिन को रिप्लेस कर देते हैं आरएनए में, नहीं ये थाइमिन आरएनए में होता है, डीएनए में इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, यू से, यूरेसिल। ठीक है, ये याद रखने हैं आपने बिल्कुल अच्छे से। और ये प्यूरिन्स होते हैं डबल रिंग, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। प्यूरिन्स होते हैं डबल रिंग होता है, पिरीमिडीन होता है, ये सिंगल रिंग होता है। ठीक है, जो ए होता है वो हमेशा पेयर बनाता है, सबको पता है, थायमिन के साथ, तो जी होता है GCAT, आपको याद रखना है हमेशा सी के साथ। The next question is all members of bee society are deployed except the drones. क्या ये बात सच है? फिर drones are produced by parthenogenetically. बी सोसाइटी आर डिप्लॉयड, क्या ये बात सही है? ये बात सही है, सबको बी सोसाइटी का कंसेप्ट पता होगा। एक वर्कर्स होते हैं, एक क्वीन होती है, और ड्रोन्स होते हैं। जो ड्रोन्स होते हैं वो मेल होते हैं, और क्वीन और जो वर्कर होती है वो फीमेल होती है। इसका मतलब होते हैं ड्रोन कोई भी काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, सही बात है। लेकिन क्वीन और वर्कर ये अलग अलग क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्वीन कौन से, जो ओनली फर्टाइल फीमेल है, ओनली फर्टाइल फीमेल। पेपर में आपको पूछ सकते हैं इनमें से कौन फर्टाइल होता है, ओनली फर्टाइल फीमेल क्वीन होती है। जो वर्कर्स होती है बाकी की वो स्टराइल होती है, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। और आपको क्या याद रखना है, ये डिप्लॉयड होते हैं, इनके पास टोटल 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्वीन के पास भी और वर्कर के पास भी। और जो ड्रोन होते हैं मेल, उनके पास ओनली 16 होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लेकिन फिर ड्रोन प्रोड्यूस कैसे होते हैं? क्यों लिखा है एक्सेप्ट द ड्रोन, ड्रोन आर प्रोड्यूस पार्थिनोजेटिकली। ड्रोन के पास 16 होते हैं, इनका जो पार्थिनोजेनेसिस होता है कि वो सीम्स लाइक अ फर्टिलाइजेशन, बट वो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फाल्स होता है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस आपने फ्रूट के केस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं उनके पास मदर तो होती है, उनका फादर नहीं होता है। क्लियर है? ये तो इसका आंसर सबको मिल गया होगा। बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। उसके बाद सीड्स नॉट डिस्पर्स्ड बाय विंड, कि सबको पता है सीड का डिस्पर्सन विंड से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, एनिमल से भी हो सकता है। ठीक है, विंड से कौन से नहीं हो सकते? विंड की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, कौन से सीड विंड्स हो सकते हैं? इनका वेट लाइट होना चाहिए, विंग्स भी हो सकते हैं इनके पास। सब देखो, नाम पता नहीं, इजी है बिल्कुल निकालना। इनमें जो कोकोनट दिख रहा है वो वोटरी एरिया में होता है ना, तो जिसका सीड का डिस्पर्सल होगा, जो जहां होगा वैसे उसका सीड का डिस्पर्सल होगा। वोटरी प्लांट है तो उसका डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है। बाकी कैलोट्रोपिस, कॉटन, ड्रम स्टिक, इनका सबका होता है विंड के थ्रू। ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए ये ऑप्शंस एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। उसके बाद कौन सा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ये नोट वाला ध्यान से पढ़ना है। देखो, अगर आपको ऑप्शंस भी नहीं आते, स्टार्च सबने सुना होगा, सेल्यूलोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे टाइप के क्या है, कार्बोहाइड्रेट। जो अलग ऑप्शन बच रहा है उसमें लगा लो, हमेशा सब पता होना भी जरूरी नहीं है। लेकिन इसके बारे में नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। ये स्टीविया क्या होता है? ये स्टीविया एक टाइप के, देखो, एक अल्टरनेट है ये शुगर का। इट इज अ अल्टरनेट ऑफ शुगर। इसके अंदर 0 कैलोरी होती है, 0 कैलोरी। इसका मतलब क्या होता है कि जब ये 0 कैलोरी, जब ये अपने ब्लड में जाता है तो वहां पे शुगर का लेवल इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे ग्लाइकोसाइडिक होते हैं एक टाइप के, ये ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, स्टिवोइल ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। उसके बाद है टर्माइट्स एंड आंट्स आर सोशल इंसेक्ट। ये सोशल इंसेक्ट है, क्यों? क्योंकि बोथ एस्टेब्लिश फंगल गार्डन इन देयर नेस्ट टू फीड ऑन फंगस। देखो, कुछ तो आंसर चाहे पता ना तो भी मिल जाता है कि सोशल इंसेक्ट है, रीजन ऐसा बताना पड़ेगा ना, व्हाई दे आर सोशल इंसेक्ट। ये तो ये बता रहे हैं कि फंगल पे फीड कर लेते हैं, इसका रीजन कैसे हो सकता है? तो ये वाला आंसर तो इसमें से वैसे ही खत्म हो जाता है, पहले वाला तो। लेकिन उसके बाद आपको पता होना चाहिए ये कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। देखिए, टर्माइट्स एंड ants, ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं, सोशल इंसेक्ट है, ये बात सही है, दोनों सेम दिखते हैं। ठीक है, और ये सोशल इंसेक्ट इसीलिए क्योंकि इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये काम बांट बांट के करते हैं कि तू ये काम कर, तू ये काम कर। बोथ एस्टेब्लिश फंगल गार्डन, ये बात भी ठीक है, ये फंगस पर फीड करते हैं अपने नेस्ट के अंदर।
तो इसका अंदर ये दोनों सही है, तो ये हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी टेक्स थ्रू, मतलब कि सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर से वाटर जाता है तो इवेपोरेट होता है, वो किसके थ्रू जाता है? ठीक है, सबको स्टोमेटा स्टोमेटा पता है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस ज्यादा दे दिए गए हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है स्टोमेटा, मेसोफिल सेल्स और हाइड्रोथोड्स। इनके बारे में नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है क्या होता है। स्टोमेटा तो सबको पता है कि जो लीव्स होती हैं उसके पास पोर्स होते हैं, और ये ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटा। उसके बाद मेसोफिल सेल वॉल, सबको पता है जो हमारी लीव्स होती है उसके जो नीचे जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है, मेसोफिल सेल्स होती हैं। दो टाइप की होती हैं ये, स्पॉन्जी वाली होती है और पैलिसेड होती है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बनाते हैं, याद हो इनका जो बीच वाला स्ट्रक्चर, इनके बीच में ना स्पेस होता है। तो इनके बीच में स्पेस होता है, जब ये थ्रू जाइलम पानी लेते हैं, मीजोफिल सेल वॉल्स में पानी आता है, तो जो इनका एयर स्पेसिस होता है ना उसमें चला जाता है, फिर इसके थ्रू ये इवेपोरेट हो जाता है। उसके बाद हाइड्रोथोड्स क्या होते हैं? जो लीव्स के ये मार्जिन होते हैं, ये वाला मार्जिन, जो इसके मार्जिन होते हैं, जो इसकी टिप होती है वहां पर होते हैं, लेकिन पानी निकल रहा है। लेकिन स्टोमेटा, इनके अलग अलग नीड क्यों है ये आपसे पूछा जा सकता है। जो स्टोमेटा होते हैं वो थ्रू नीड, जब मतलब नीड नहीं है हमें पानी की, एक्स्ट्रा पानी है, तब वो ओपन हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाता है। जब पानी की कमी होती है खुद को क्लोज कर लेते हैं। लेकिन जो हाइड्रोथोड्स होते हैं ये हमेशा ही ओपन रहते हैं। ठीक है, ये क्लोज नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि इनके पास गार्ड सेल नहीं है। ये असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, इनके पास गार्ड सेल नहीं है। और फिर एक और प्रोसेस होता है, देखो, थ्रू स्टोमेटा निकलना पानी का, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्या? ट्रांसपीरेशन। ये भी आपसे असर्शन रीजन करके पूछा जा सकता है। और जो थ्रू हाइड्रोथोड्स पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड गट्टेशन। दैट इज कॉल्ड गट्टेशन। गट्टेशन निकलता है कि जब जो प्लांट है उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो रखा है, और हाई प्रेशर की वजह से जो मार्जिन और टिप से जो पानी है वो अपने आप निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड गटेशन। ये कब होता है? प्लांट में प्रेशर कब ज्यादा होता है? या तो अर्ली मॉर्निंग के टाइम में, या फिर लेट नाइट। ये सारे पॉइंट्स अच्छे से करना, आपसे कैसे भी पूछे जा सकते हैं। बाद है फिनेटिक क्लासिफिकेशन, भी बहुत सारे टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं कि हमें दो या तीन से, मतलब हमारे पास इंडिविजुअल, हम इनको क्लासिफाई करने हैं कि एक जैसे हैं या नहीं है। तो जो फिनेटिक है, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स की बात कर रहा है, वो क्लासिफिकेशन किस पर होती है? वो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर होती है, यानी जो दिख रहा है उसके बेस पर होती है। जो डीएनए डेंड्रोग्राम्स क्या होता है? जो इसमें जो डीएनए होते हैं, मतलब अलग अलग जनरेशंस के, अलग अलग जनरेशंस के जो डीएनए होते हैं उनको मैच करके देखा जाता है कि क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिसिमिलैरिटी है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, एंसेस्ट्रल लिनिएज भी कहाँ से पता चलती है? हमें डीएनए से पता लगती है। तो ये कौन सी क्लासिफिकेशन में काम आते हैं? ये फाइलोजेनेटिक में काम आते हैं, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एनिमल इज यूनिसेक्सुअल? अब अभी हमने फ्लावर पढ़ा था, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, क्या एनिमल्स भी ऐसे होते हैं? हाँ, होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हैं, उसके मेल और फीमेल। जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमंस मान लो, ह्यूमन स्पीसीज है, ह्यूमंस में जो मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है, तो यूनिसेक्सुअल है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एक ही इंडिविजुअल के अंदर उनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन भी होता है। तो यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं? कॉकरोच होते हैं। और इसका ना एक फेमस क्वेश्चन है इनका पूछने के लिए, कि लार्जर इन साइज कौन होती है? फीमेल कॉकरोच होती है कि मेल कॉकरोच होती है? फीमेल कॉकरोच साइज में बड़ी होती है, फीमेल कॉकरोच। ठीक है, और आजकल तो कॉकरोच कॉकरोच जितना चल रहा है न्यूज में, क्या पता इससे क्वेश्चन ही पूछ ले। तो फीमेल जो कॉकरोच होती है वो साइज में बड़ी होती है, जो इनके एंटीने होते हैं, एंटीने होते हैं वो भी बड़े होते हैं साइज में। उसके बाद अर्थवॉर्म, लीच, टेपवर्म, ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, एक और वर्ड इनके लिए यूज किया जाता है, मोनोशियस और डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है कि, डायोसियस का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग है। डाई यानी कि दो, अलग अलग है, यहाँ लिखा भी हुआ है डाई, डाई यानी कि दो।
और मोनोशियस का मतलब है कि दोनों एक ही इंडिविजुअल में है, जैसे कि अर्थवर्म में। इससे कंफ्यूज मत होना इस वर्ड से। उसके बाद है न्यूक्लियस इज प्रेजेंट ही। जब हम 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यही बताया जाता है किन के पास न्यूक्लियस होता है, किन के पास न्यूक्लियस नहीं होता। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रो कैरियोट्स होते हैं, उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोट्स के पास होता है। तो अब आप देख लो कौन सा इनमें यूकैरियोट्स, माइकोप्लाज्म में सब प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया भी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अमीबा एक प्रकार का प्रोटिस्टा है, ठीक है, तो ये यूकैरियोट्स में आता है, इसके पास न्यूक्लियस होता है। और एक और काम कीजिएगा, जो ये वाला चैप्टर है ना, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन में जैसे फंगस दी हुई है, एल्गी दी हुई है, उनके जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि एस्कोमाइसिएट्स में कौन सा आता है, बेसिडियोमाइसिएट्स में कौन सा आता है, एज इट इज एग्जाम्पल पूछा जाता है, एज इट इज क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इफ यू वांट, तो मैं आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से भी उस पर वीडियो बना दूंगी, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है चैप्टर से। उसके बाद है एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्मी। एंडोस्पर्म सबको पता है नरिशिंग करने के लिए काम आता है, प्लांट को नरिश करने के लिए, प्लांट को सपोर्ट करने के लिए। कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, देखो, जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। क्यों हैप्लॉइड होता है? क्योंकि बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फीमेल गैमेटोफाइट से, फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट होता है। उसके बाद एक तो हैप्लॉइड पूछ लेंगे आपसे, एक ट्रिप्लॉइड पूछ सकते हैं जो कि 3n, यानी कि 3n। ये किस में होता है? ये एंजियोस्पर्म में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। और दोनों में डिफरेंस क्या है? हैप्लॉइड वाला बिफोर फर्टिलाइजेशन है, एंजियोस्पर्म में ये आफ्टर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है। इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट कैसे? जैसे आप अपनी बुक में आपने देखा होगा कि हमने क्लास सबसे पहले थे, मतलब उनके जैसे जैसे करेक्टरिस्टिक्स इवोल्व होते गए वो उसमें हायर होते गए। जैसे लोअर प्लांट, हायर प्लांट, सबसे पहले से ब्रायोफाइट्स आते हैं, है ना। सबसे पहले तो अलगी आती है, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट, है ना, फिर टेरिडोफाइट, फिर ये आते हैं हमारे क्या, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आते हैं। फिर आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये अलग अलग कैटेगरीज क्यों है? इनके पास फीचर्स कम थे, इनके पास फीचर्स कम थे, जैसे जैसे फीचर्स इवोल्व होते गए वो हायरार्की में ऊपर जाते गए, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स आपके बुक में गिवन है, एज इट इज पूछे जाते हैं। हॉर्स टेल प्लांट इक्विसीटम का दूसरा नाम है, किसका? इक्विसीटम का। इक्विसीटम क्या है? ये एक टाइप का टेरिडोफाइट है, ये तो वेस्कुलर प्लांट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है? ये भी उनका फेवरेट क्वेश्चन है। ये अल्गी प्लस क्या होती है हमारी, फंगस, इनसे मिलकर बनता है, ठीक है। इसको बोलते हैं फाइकोबियोन्ट, इसको माइकोबियोन्ट भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद उसके बाद है पिज्जा। पिज्जा जैसा लग रहा है, पिज्जा, है ना। ये क्या है हमारी, ये एक प्रकार की फंगस है, और इसकी खासियत क्या है? कप की शेप में होती है। उसके बाद है इफेड्रा। इफेड्रा क्या है? ये एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है। अब देखो, टेरिडोफाइट में तो सीड भी नहीं बन रहे थे, और जिम्नोस्पर्म में तो सीड बन रहे हैं, तो हायर में कौन सा होगा? एफेड्रा, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे। इनकी खासियत एक पूछ सकते हैं, ये ओनली वेस्कुलर प्लांट है, वेस्कुलर प्लांट विद नो सीड, नो सीड। ये इनके ना पूछा जाता है, किसी न किसी पेपर में आया भी होगा। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसकी खासियत क्या है? इनके पास सीड तो होता है, सीड तो है, बट वो नेक्ड है। या नेक्ड कैसे है? मतलब आंखों से दिख जाता, कवरिंग नहीं है किसी फ्रूट या ओवरी के साथ। एंजियोस्पर्म क्या है? ये भी सीड बनाते हैं, लेकिन कवर्ड सीड है, ठीक है। ये आपको कैसे भी करके पूछा जा सकता है। टेरिडोफाइट सीड्स नहीं बना रहे हैं, जिम्नोस्पर्म सीड्स बना रहे हैं, लेकिन कवर्ड नहीं है। एंजियोस्पर्म सीड बना रहे, कवर्ड है फ्रूट से, ठीक, या ओवरी से। उनके कुछ अगर आपको वो भी पूछ लिया जाए, जैसे हॉर्सटेल प्लांट है, किडनी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने का काम आता है, फेडरल रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए काम आता है, ठीक है।